हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार शूट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे? अरे निकल जा। आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, क्लास 12 पार्ट 2। और इस पार्ट में हमारा मेन जो एम होगा वो क्या होगा? इंटरफेरेंस को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली कौन सा इंटरफेरेंस की बात करने वाले हैं? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं। क्लियर बात हो रही है बच्चों? चलो नाउ इंटरफेरेंस को समझने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव होती क्या है? तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव को आप नाम समझो, सुपर पोजिशन। इसको हम एक नाम दूसरा दे सकते हैं, सुपर इम्पोज। क्या नाम दे सकते हैं इसको दूसरा नाम? सुपर इम्पोज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मैं आपको बताऊं, इसकी फिजिक्स में, इन फिजिक्स एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से फोर्स लगती है 2 न्यूटन की, और इधर से फोर्स लगती है 2 न्यूटन की। तो बताइए ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आप बोलोगे भैया रिजल्टेंट जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। यही काम हमारा किसमें होता है? सुपरपोजिशन में होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे? नो इफेक्ट। तो सुपरपोजिशन में भी यही होता है। क्या? लेकिन सुपरपोजिशन किसकी बात कर रहे हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि एक वेव थी, एक वेव है, ठीक है, और इसके साथ अगर मुझे दूसरी वेव को ऐड करना है तो आप क्या करोगे? इस दो वेव का एडिशन करोगे कैसे? एडिशन ऑफ टू वेव, रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ टू वेव। दो वेव का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? इसकी आगे को याद कर रहा मैं। तो रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ टू वेव क्या होगा? पहली वेव भी है, दूसरी वेव भी है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सुपरपोजिशन काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने एक एनिमेशन वेबसाइट है, उसको यूज करूंगा मैं आपको समझाने के लिए। यहां पे देखो, आप पहले देख, आप जस्ट देखना कि चल क्या रहा है यहां पे। ये दो वेव, एक आपकी ऑरेंज कलर की, एक ब्लू कलर की, दोनों एक दूसरी तरफ आ रही है। जब ये एक दूसरी तरफ आती हैं और एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे देखो यहाँ पे ध्यान से, एक दूसरे को आ रही थी। जब ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के फेज में है, तो क्या हुआ? इफेक्ट क्या हुआ? ये दोनों वेव ऐड हो गई। मतलब देखो, अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे? 3। मैंने यहाँ पे हाइट सेट कर रखी है, ऊपर देखो आप यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो पल्स हाइट, पल्स 1 हाइट, तो ये पहली वेव है आपकी, ठीक है। इसकी हाइट है 3 मीटर, पल्स 2 की हाइट भी कितनी है? 3 मीटर है। अब जब दोनों पल्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, देखो क्या होता है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी, मतलब क्या, एक दूसरे पे ऐड हुई, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आया बच्चों? रिजल्टेंट इफेक्ट आप देखो क्या आया, ओहो ओहो ओहो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली वेव ब्लू वाली थी और दूसरी वेव कौन सी थी? ऑरेंज वाली, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुकी है। देखो ये ब्लू ऑरेंज एक दूसरे के ऊपर जस्ट चढ़ी, ऐड हुई, बिल्कुल फेस से फेस मिला, हाथ से हाथ मिले, तो क्या हुआ? तो हुआ ये, यहाँ पे हुआ इन वेव का सुपरपोजिशन। वैसे तो हर जगह ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा आपको। तो ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या है? जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन इज द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ दीज टू वेव, दीज टू पल्स। तो इधर से ऑरेंज है, इधर से ब्लू है, तो जब ये दोनों एक साथ मिलती हैं तो देखो क्या होता है, आपकी एक रिजल्टेंट वेव बनती है। कितने एम्पलीट्यूड की होगी वो? अगर दोनों 3 3 की हैं तो रिजल्टेंट वाली कितने की होगी? 6 एम्पलीट्यूड की।
क्लियर बात हो रही है? तो यही क्या है आपका सुपर पोजिशन। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे देखो, ऑरेंज वाली का एम्पलीट्यूड ऊपर है, तो ऑरेंज वाली बोल रही है पार्टिकल को ऊपर जाओ, और ब्लू वाली पार्टिकल को बोल रही है नीचे जाओ। तो जब ये मिलेंगे साथ में, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, जब ये साथ में मिले तो क्या हुआ, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हुआ। देखो, ब्लू वाली बोल रही है ऊपर जाओ, ऑरेंज वाली बोल रही है किधर, नीचे जाओ। ये वाली क्या बोली, तो ऊपर, ये वाली क्या बोली, नीचे। तो जब दोनों मिले आपस में तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि इन दोनों वेव ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, और रिजल्टेंट क्या मिला आपको, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात हो रही है? सिंपल सी बात, यही क्या आपका सुपरपोजिशन है। ठीक है बच्चों? तो यहां पे हम अपनी बात समझ सकते हैं। सुपरपोजिशन में क्या होता है, सुपरपोजिशन इज द डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं, superposition of two waves gives the resultant effect of two wave। दो वेव का सुपरपोजिशन करने का मतलब क्या है, उन दोनों वेव का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, और वो किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ इफेक्ट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। अगर आपको दो वेव का सुपरपोजिशन करना है तो आप एक वेव लो, दूसरी वेव लो, उन दोनों के इफेक्ट को ऐड करो, सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो यही क्या है, सुपरपोजिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखो, तो सुपरपोजिशन बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब एक वेव, ये है आपकी नीचे वाली, देखो ये है आपकी फर्स्ट वेव, ये है आपकी सेकंड वेव, दोनों वेव बिल्कुल साथ साथ हैं। ये यहाँ पे 90 पे ऊपर के, तो ये वाली 90 पे हो गई, ये 180 पे जीरो हुई, तो ये जीरो हुई, ये 270 पे -1 हुई, तो ये 270 -1। तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा आपका, एक नई वेव मिलेगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो 1 1 1 नया एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इसका 2 हो गया। इसका -1 था, इसका -1 था, रिजल्टेंट कितना हो गया, -2 हो गया। तो आपको मिली एक नई वेव, यही क्या है, सुपरपोजिशन। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या है -1, तो रिजल्टेंट इफेक्ट कितना आएगा बच्चों, रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। यहाँ पे -1 है इसकी, यहाँ पे इसकी कितनी है +1, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 में आएगा। तो यहाँ पे क्या, दो वेव एक दूसरे पे कोइंसाइड करी, सुपर इम्पोज करी, और रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आया, कुछ नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर बात हो रही है? ठीक है। नाउ समझने के लिए अगला टॉपिक हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्स, कि सोर्स कितने तरीके के होते हैं। Now the next point is types of sources। ठीक है, तो इन ऑप्टिक्स, इन लाइट, सोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा।
कोहेरेंट सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, नॉन कोहेरेंट का दूसरा नाम क्या होता है आपका? इनकोहेरेंट। आपकी बुक्स में इनकोहेरेंट वर्ड यूज करा गया होगा, ठीक है ना, इसको भी हम यही यूज कर देते हैं। पहला कोहेरेंट, दूसरा इनकोहेरेंट, और समझने के लिए क्या है? नॉन कोहेरेंट। अगर आपने एसी चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कोहेरेंसी क्या होती है। तो कोहेरेंट सोर्स बच्चों वो सोर्स होते हैं जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, जिनका फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। और नॉन कोहेरेंट क्या? जिनका फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट हो। देखो मैंने एक वर्ड लिखा, टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस, दो सोर्स है अलग अलग, एक सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक से ज्यादा सोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो पहले समझाता हूं आपको कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेस, देखो हम एक से ज्यादा की बात कर क्यों रहे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन कब होता है? जब दो वेव हो, एक वेव ये और एक वेव ये, जब दो वेव होती हैं तब सुपरपोजिशन होता है। दो वेव मतलब दो सोर्स, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स जैसे कि जिनका फेज डिफरेंस क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ऐसे समझो, क्या एक इंसान चलो यहां पे देखो, ओहो, अगर हम बात करें कि दो वेव, वेव क्या सोर्स ही होती है ना, दो वेव है। पहली वेव ये है, मतलब ये पहला सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कितना फेज है? यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका फेज है 0 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 90। यहाँ पे कितना है? 180। यहाँ पे कितना है? 270। यहाँ पे कितना है? 360। इस तरह से फेज है इसका, ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैं एक दूसरा वेव बनाऊं, और दूसरी वेव कैसी है? दूसरी वेव भी इस तरीके की है। ये क्या आपकी दूसरी वेव, एक रेड, एक वाइट वाली, एक येलो वाली, दोनों के दोनों। देखो शुरुआत में देखो, ये भी 0 पे था, ये भी 0 पे था। बाद में ये भी 90 पे पहुंचा और ये भी 90 पे पहुंचा, ठीक है। मतलब दोनों साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है, नहीं चल रही है। तो इसी को बोलते हैं क्या है? कोहेरेंट। क्यों? क्योंकि इनका फेज डिफरेंस कितना है? 0। फेज डिफरेंस कितना है? 0। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं दूसरा एग्जांपल, एक साइन की वेव है और दूसरी कौन सी है? कॉस की वेव है। एक साइन की और दूसरी कॉस की, तो क्या ये कोहेरेंट है? हाँ जी है। अभी भी देखो, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, बोल सकते नहीं बोल सकते? तो इन दोनों
कि बीच का कितना फेज डिफरेंस होता है। इसका फेज है 90 माइनस थीटा से कितना है थीटा, तो कितना डिफरेंस है फेज का इसमें, तो फेज डिफरेंस है यहाँ पे 90 का। कॉस की वेव हमेशा 90 डिग्री आगे चलती है, आप सभी को पता है। तो जब साइन 0 पे था कॉस की वैल्यू कितनी थी 1, जब साइन 90 पे 1 पे पहुंचा कॉस कितना हो गया आपका 0 हो गया, जब साइन 180 पे पहुंचा तो कॉस कितना हो गया -1 हो गया। मतलब क्या है, कॉस की वेव हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस है ना, और ये फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, हमेशा cos 90 डिग्री आगे चल रहा है, cos 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो ये क्या है आपका कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स के जरूरी नहीं फेज डिफरेंस जीरो ही हो, फेज डिफरेंस कुछ भी हो, बस वो क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो 0 है तो 0 रहे, 90 है तो 90 रहे। एग्जांपल देके बताऊं अगर मैं आपको, एक सोर्स है आपका a sin ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरा सोर्स है आपका a sin ओमेगा टी प्लस 5, तो क्या कोहेरेंट सोर्स है ये, हाँ जी बिल्कुल है। क्यों सोर्स कोहेरेंट है, क्योंकि अगर आप इसका फेज निकालो, इसका फेज है ओमेगा टी फेज 1, इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 5, और आपसे कोई पूछे कि फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे, फेज ऑफ 2 माइनस फेज ऑफ 1, तो कितना आएगा ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, कितना आया बस आपका फेज डिफरेंस कितना आया 5, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। तो फेज डिफरेंस क्या है और 5 क्या है कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि आपका फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स क्या है आपके कोहेरेंट सोर्स है। डन हो रही है बात। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और ये अगर कांस्टेंट ना है, अगर सपोज करो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकोहेरेंट सोर्स। इजी है। तो हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ही है, बट सॉरी स्पेशल कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन इन विच सोर्सेस आर कोहेरेंट, इन विच सोर्सेस आर कोहेरेंट। तो अगर कोहेरेंट सोर्स है, जैसे कि ये मानो पहला सोर्स और दूसरा सोर्स अगर ये इंटरफेयर करता, ये सुपरपोजिशन करता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन इन विच सोर्सेस आर कोहेरेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, सुपरपोजिशन में दो वेव एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगी और रिजल्टेंट वेव बनाएंगे। अगर वो दोनों वेव कैसी हो जाए, अगर वो दोनों वेव कोहेरेंट हो जाए, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस। बस इतनी सी बात। अगर कोहेरेंट नहीं है तो जस्ट नाम देंगे सुपरपोजिशन, अगर कोहेरेंट है तो उसी सुपरपोजिशन को नाम दे दिया जाएगा इंटरफेरेंस, ठीक है। क्लियर बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब इंटरफेरेंस लाइट में होता है। कैसे दिखता है लाइट का इंटरफेरेंस, मैं दिखाता हूं आपको। आपको पहले भी दिखाया था शायद। तो देखो यहां पे देखो, अच्छा ये बहुत अच्छा, इसे बोलते हैं हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डबल स्लिट इंटरफेरेंस। यहां पे देखो एक सोर्स है, एक सोर्स है, उसके सामने कार्डबोर्ड लगाया और कार्डबोर्ड में दो छेद कर दिए,
तो अभी दोनों छेद क्या करेंगे, ये एक अपना सोर्स की तरह काम करेगा S1 सोर्स, ये कैसे काम करेगा S2 सोर्स। ठीक है, जब इन दोनों सोर्स से जब लाइट जाएगी, और कहाँ जाएगी लाइट, एक स्क्रीन पर पड़ेगी, तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्रिंजेस मिलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस। यहाँ पे देखो दूसरे दिखा रखा है, एक बल्ब है, बल्ब से लाइट जा रही है, जब ये लाइट इन दोनों स्लिट से पास करेगी और आगे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पैटर्न बने, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ये तो बात ठीक है, लेकिन ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना कैसे, आखिर क्या हुआ कि दो स्लिट से इतनी सारी लाइन बन गई। भाई दो स्लिट है, दो लाइन बननी चाहिए थी, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, लेकिन ये वाली लाइन क्यों बनी, ये वाली क्यों बनी लाइन, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो कौन सा तरीका है हमारा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किसने करा था, वो करा था यंग्स ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब उन जो यंग थे, यंग वाले साइंटिस्ट थॉमस यंग, तो यंग्स ने क्या करा था, उन्होंने क्या करा, अभी देखो हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस के दो सोर्स चाहिए, उन्होंने क्या बोला, दो सोर्स में दिक्कत आती है, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि एक सोर्स लेते हैं, एक सोर्स, उसी के सामने एक कार्डबोर्ड रख देते हैं। ठीक है, एक सोर्स लिया और कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, और कार्डबोर्ड में बना दिए दो स्लिट, दो पतली पतली लाइन, छेद कर दिए लाइनों में। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी रोशनी इसमें जाएगी, तो जब आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे जब आप, तो आपको क्या लगेंगे, ये दो अलग अलग सोर्स है, S1 और S2। ठीक है, और इन दोनों सोर्स के कारण लाइट क्या करेगी, यहाँ पे सुपर इम्पोज करेगी, इंटरफेयर करेगी। इसका देखो फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि इंटरफेरेंस के लिए आपको दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए थे, लेकिन आपने क्या लिया यहाँ पे, एक सोर्स, और उसी सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो फेस यहाँ पहुंचता है वही फेस यहाँ पहुंचता है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पहुंचती है उतनी इंटेंसिटी यहाँ पहुंचती है। मजा आ गया, अभी लाइट क्या होगी, कोहेरेंट, तो अभी क्या हो गया, S1 और S2 सोर्स क्या हो गए यहाँ पे आपके, कोहेरेंट हो गए। इतनी बात क्लियर हो रही है। चल अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट करने के लिए देखो उसका, इनका नाम क्या है, यंग, नाम तो है ऐसे कैसे लगता है जवान है ना, लेकिन ये पता नहीं जवान थे या नहीं थे उस टाइम, लेकिन यंग थे, और बुढ़ापे में भी कैसे रहे होंगे, यंग ही रहे होंगे, क्यों नाम ही क्या है इनका, यंग से। आगे आओ, अब देखो इंटरफेरेंस को समझने के लिए दो चीज, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनका फेज भी क्या हो, सेम, भी ऐसे ही है, ये वैसे चल रही है, तो इनका फेज डिफरेंस कितना है, इनका फेज डिफरेंस है 0। अगर इनका फेज डिफरेंस 0 है, देखो भाई ये भी 0 से शुरू हुआ और ये भी 0 से शुरू हुआ, ओहो ये भी कहां से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, 0। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो क्या मिलता है आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वेव एक दूसरे से सुपरइम्पोज करेगी और क्या बनाएगी, रिजल्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो पहली वेव 0 से शुरू हुई, दूसरी वेव भी कितने से शुरू हुई, 0 से। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, इसकी भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों का इनिशियल एंगल सेम, मैंने कहा दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट भी है और सेम भी है। तो फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे फेज डिफरेंस
जीरो। तो अगर जीरो फेज डिफरेंस आता है तो कैसे मिलता है आपको? आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीनिंग क्या है? ये एक लड़का और ये एक लड़की, ठीक है, लड़के की कुछ आदत होंगी, लड़की की कुछ आदत है, और दोनों आदतें मैच होगी। लड़की को भी नाचना पसंद है और लड़के को भी नाचना पसंद है, लड़की को गाना गाना पसंद है, लड़के को भी गाना गाना पसंद है, लड़का आलसी लड़की भी आलसी, तो क्या होगा? बढ़िया चीज। लड़ाई होगी कभी उनमें? नहीं होगी। तो उनकी रिलेशनशिप बहुत लंबी चलेगी। तो ये देखो यहाँ पे हो रहा है, मजा आएगा उनको रिलेशनशिप में। तो इसका एम्पलीट्यूड 1, इसका भी 1, मिलके क्या बना देंगे? ये एम्पलीट्यूड बना देंगे 2। सब कुछ बढ़िया है ना, फेस मैच हो गया। और जब क्या हो, फेज डिफरेंस 180 का हो, जीरो मतलब, ठीक है, जब फेज डिफरेंस 180 हो तो क्या होगा? ये ऊपर जाना चाह रहा है कि पढ़ाई करूंगा, ये बोले नहीं पार्टी में चलो। ये बोल रहा है अब मुझे पार्टी में जाने का मन कर रहा है, ये बोले नहीं कल तुम नहीं गए थे, आज मैं नहीं जा रही पार्टी में। तो क्या होगा? लड़ाई होंगी। और क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही आएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर बात हो रही है? ठीक है बच्चों, इतनी सी बात है बस, जिंदगी का सारांश। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। एक बात और, यहां पे आप समझे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की बात। अगर फेज डिफरेंस 0 हो तो बढ़िया, अगर फेज डिफरेंस 360 हो, कुछ होगा भाई? 360 का मतलब ये एक ये साइकिल थी, और दूसरी जो शुरू हुई है वो कहां शुरू हुई है? दूसरी शुरू हुई है 360 बाद से। तो अब देखो ये भी यहाँ पे पहली शुरू हुई 0 से, दूसरी शुरू हुई कितने से? 360 से। लेकिन अगर आप इन दोनों को यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है? अभी भी फेज में ही है ना, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है। तो चाहे फेज डिफरेंस 0 हो, 360 हो, और कितना हो, कितना होता है 360 डबल पी? अरे छोड़ा यार, बड़ी बेकार चीज है। ऐसे लिखते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंस्ट्रक्टिव, मतलब मामला सेट। और अगर फेज डिफरेंस कितना हो, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो कितना फेज डिफरेंस होता है? 180 का होता ही नहीं होता। तो अगर फेज डिफरेंस हो पाई मतलब 180, या फिर 3 पाई, या फिर 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, तो यहां पे क्या होगा आपका? डिस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर बात? हाँ है ना? मजा आ गया। ये कहां से आ गया? अब यहां आपने देखा फेज डिफरेंस। देखो ये ना, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं एक काम। आपको इंटरफेरेंस समझने के लिए, आपको रामायण समझने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा सीता जी कौन थी, राम जी कौन थी, रावण कौन था। अब हम वही कर रहे हैं। इंटरफेरेंस समझने के लिए पहले हमें फेज डिफरेंस को समझना पड़ेगा। और अगला पॉइंट जो हमें समझना है वो समझना है हमें पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो लैम्डा का मतलब क्या होता है बच्चों? ए कंप्लीट साइकिल। लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या है? 2 पाई। पार्ट डिफरेंस को मेजर करते हैं मीटर में, और फेज डिफरेंस को मेजर करते हैं रेडियन में या एंगल में। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है? 2 पाई। लैम्डा मतलब कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता था? 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर,
6 पाई पर 8 पाई, या बोल सकते हैं हम यहाँ पे 2n पाई, n इक्वल टू 0 1 2 3 4, हाँ है ना। तो पार्ट डिफरेंस की टर्म में 0 का मतलब 0, 2 पाई का मतलब क्या, लैम्डा, 4 पाई का मतलब क्या, क्या मतलब 4 पाई का, 2 लैम्डा, 6 पाई का मतलब क्या, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। यहां पे इसको ऐसे लिखते हैं हम n 2 पाई, n नीचे आ गया, 2 पाई का मतलब लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस की टर्म में कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब पाथ डिफरेंस क्या है आपका, एल लैम्डा। ठीक है, अगर पार्ट डिफरेंस में बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव होगा एल लैम्डा में, और डिस्ट्रक्टिव का वो सॉरी और फेज डिफरेंस में बात करें तो कंस्ट्रक्टिव का होगा 2n पाई में। सिमिलरली अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, डिस्ट्रक्टिव की तलाक 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 सब खत्म, तो फेज डिफरेंस में डिस्ट्रक्टिव का हुआ था, फेज डिफरेंस में डिस्ट्रक्टिव हुआ था आपका 0 नहीं, पाई पर 3 पाई 5 पाई, इसको मैं ऐसे लिखते हूँ बच्चों, n माइनस हाफ लैम्डा, n माइनस हाफ पाई। कैसे लिखेंगे इसे, टू एन माइनस वन लिख सकते हैं, देखो जरा, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने, 2n माइनस वन पाई, जनरल फॉर्म ऐसे लिख दिया। ठीक है, जनरली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस वन पाई, जहां पे n की वैल्यू शुरू हो रही है, n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, n की वैल्यू कहां शुरू हो रही है 1 से। ठीक है, तो 1 पुट करोगे पाई आ जाएगा, 2 पुट करोगे 3 पाई आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस में इसको कैसे लिखेंगे हम, पाई का मतलब देखो 2 पाई का मतलब लैम्डा, तो पाई का मतलब क्या, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, 3 ऐसे ही, पाई का मतलब क्या, लैम्डा बाई टू, 5 ऐसे ही, पाई का मतलब क्या, लैम्डा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो चलो। ठीक है, आपका डिस्ट्रक्टिव, जब पार्ट डिफरेंस 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू डिस्ट्रक्टिव होगा, और जब फेज डिफरेंस 2n माइनस वन पाई होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। इतनी बात क्लियर है। चलो ना, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समय की नजाकत को देखते हुए कितना टाइम हो गया काफी टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इंटरफेरेंस खत्म करने वाले हैं बच्चों, सीधी सीधी बात। तो कोई सोएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं। अब देखो इंटरफेरेंस में आपको दिखाता हूं इंटरफेरेंस होता क्या है, कैसे करते हैं इंटरफेरेंस की बात। देखो यहाँ पे ध्यान से, इंटरफेरेंस एक्चुअली ऐसा दिखता है, यहां से एक सोर्स आएगा, ठीक है, ये S1 सोर्स, ये इनिशियल सोर्स है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये अलग अलग स्लिट अलग अलग सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, इस सोर्स से वेवफ्रंट निकलेंगे, मैक्सिमा, सॉलिड लाइन किससे, मैक्सिमा, और डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, मिनिमा। सॉलिड लाइन का मतलब मैक्सिमा, डॉटेड लाइन का मतलब मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली इसी दूसरे वाले सोर्स से मैक्सिमा मिनिमा निकल रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है,
तो पहले सोर्स से मैक्सिमम निकले, दूसरे सोर्स से मैक्सिमम में निकले, तो वो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखी है, तो यहाँ पे जाके वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सुपर इम्पोज हो रहे हैं। और जहां पर वो कंस्ट्रक्टिव हुए तो क्या बनाई? लाइट बना दी, लाइट की फ्रीज दिखा दिए। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव हुए तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, बिल्कुल एक ऐसे जा रही थी, दूसरी ऐसे पहुंच रही है, तो यहाँ पे क्या हो? डार्क लाइट आई। जहां पे एक ऊपर एक पहुंची, क्या आई? ब्राइट लाइट आई। यहाँ भी एक ऊपर एक पहुंची तो क्या आई? ब्राइट लाइट आई। यहाँ भी एक ऊपर एक पहुंची तो क्या आई? ब्राइट लाइट आई। ठीक है, तो मीनिंग क्या है अब आपको समझना है कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव यहां पे हुआ, कंस्ट्रक्टिव एक हुआ, यहां पे कंस्ट्रक्टिव एक हुआ, यहां पे कंस्ट्रक्टिव। तो जो कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब यहां से जो इसके कारण जो लाइट आई और इसके कारण जो लाइट आई, अगर वो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव। देखो अभी तो करा हमने, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। लेकिन वहीं अगर पार्ट डिफरेंस क्या हो? 2n-1 लैम्डा, मतलब क्या? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। अगला क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। तो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, वो क्या होंगे आपके? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूँ कि दिखता कैसा है। ये आ चुके हैं हमारे 2 स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। और यहाँ से ये वाला है, पहले ये वाला दिखाते हैं इससे। तो बच्चों ये हमारा एक खाली सिस्टम है, ऊपर वाला आपका पहला सोर्स है और नीचे वाला दूसरा सोर्स है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो कैसे निकलती है? ग्रीन का मतलब मैक्सिमा और ब्लैक का मतलब मिनिमम। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे लाइट पहुंच चुकी है। सिमिलरली अगर मैं पहले सोर्स को बंद कर दूं और दूसरे सोर्स को ऑन करूं, क्या होगा? वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों सोर्स एक साथ ऑन होते हैं तो क्या होता है? दोनों सोर्स का इफेक्ट यहाँ पे जो स्क्रीन है इस पे दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है इफेक्ट? देखो आप इफेक्ट दिखाई देगा बच्चों ऐसा, कितना बढ़िया इफेक्ट है ना। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? ब्राइट कलर के पैटर्न मिलेंगे। पहले ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो ये कब हो रहा है? देखो जब लड़ाई हुई, जहां पे लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा? डार्क मिलेगा। जहां पे बोल रहे हैं हाँ जी आ जाओ, हाँ जी मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, फेस मैच हो गया, वहां पे क्या होगा? बिल्कुल अच्छी सी ब्राइट फेज। और जहां पे नहीं, मैं भी नहीं बनूंगी, मैं भी नहीं बनूंगा, वहां पे क्या होगा? लड़ाई होगी, दूसरे को काट पीट कर देंगे, अब क्या होगा? डार्क होगा। क्लियर बात हो रही है? तो यही पैटर्न, ऐसा ही पैटर्न बनता है आपके रियलिटी में भी। और अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो डबल स्लिट में ऐसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से।
ओहो, यहाँ पे लाइट जनरेटर यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं डबल स्लिट ले लेता हूँ। कभी कभी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसे मेल से। मैं मान जा, डबल स्लिट लिए और से पीछे करा, यहाँ से लाइट डाली, लाइट डाली हमने। अच्छी कौन सी लगती है आपको? आज ब्लू है, पानी 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 पानी। तो देखो यहाँ से एक लाइट आ रही है, यहाँ से एक लाइट जा रही है। अब ये लाइट क्या होंगी? एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन दिखा दूँ तो कैसे मिलेगा आपको? स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न मिलेगा, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। अगर इंटेंसिटी भी दिखाई जाए इस ग्राफ पे तो देखो, जहाँ पे लाइट की फ्रिंज बन रही है वहाँ पे क्या होगा? हाई इंटेंसिटी होगी। जहाँ पे लाइट की फ्रिंज नहीं बनी वहाँ पे क्या होगा? लो इंटेंसिटी होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो मैं इसी डायग्राम में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो साथ में, पहले इस वाले पे देखना, सेंटर वाले पे देखते हैं। पहले सेंटर वाले पे, सेंटर वाले पे क्या बनी? ब्राइट बनी। ब्राइट का मतलब क्या है? या तो वहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम मिला, बढ़िया मैक्सिमम आया। इसका मिनिमम मिला, बढ़िया मिनिमम आया। फिर इसका मैक्सिमम पहले का मैक्सिमम दूसरे का मैक्सिमम मिला, बढ़िया मैक्सिमम। और पहले का मिनिमम दूसरे का मिनिमम मिला, बढ़िया मिनिमम। तो देख लो इस लाइन में या तो मैक्सिमम मैक्सिमम मिल रहे हैं या मिनिमम मिनिमम मिल रहे हैं, तो राइट मिला। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऐसा लग रहा है पानी हिल ही नहीं रहा। इस लाइन में पानी हिल ही नहीं रहा, इसमें पानी हिल ही नहीं रहा। तो जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि पानी हिलना बंद हो चुका है, वहां पे मतलब क्या है? एक का मैक्सिमम जा रहा है, एक का मिनिमम जा रहा है। तो वहां पे लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके कोई भी चीज, कोई भी फ्रिंज नहीं बना रही। इसको यहां पर समझो। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। पहले सोर्स के कारण इस तरह से डार्क का मतलब क्या है कि मैक्सिमा, दूसरे और फिर डॉटेड का मतलब मिनिमा। सिमिलरली दूसरे के कारण मैक्सिमा मिनिमा। तो जहाँ पे आप देखो, पहले सेंटर वाली लाइन पे, इस लाइन पे इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस वाले पॉइंट पे ये मैक्सिमा है और ये मैक्सिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा मिला, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हुआ? ये मिनिमा और ये मिनिमा मिला। फिर आगे चले, मैक्सिमा मिला, मैक्सिमा मैक्सिमा आया। यहाँ पे क्या हुआ? ये इसका मिनिमा पहुंचा, ये इसका मिनिमा पहुंचा। यहाँ पे क्या हुआ? इसका मैक्सिमम पहुंचा, इसका मैक्सिमम पहुंचा। तो जहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमा पे जा रहा है, मिनिमम मिनिमम पे जा रहा है, वो डायरेक्शन ही है। तो इस डायरेक्शन में जो लाइट बनेगी, हमारी लाइट मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? ब्राइट। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। जरा यहाँ पे देखो, अगला ये क्या है? मैक्सिमा। इसका क्या है? ये मिनिमा। फिर क्या है? ये मैक्सिमा। इसका क्या है? ये मिनिमा। ये क्या है? मिनिमा। और ये क्या है इसका? मैक्सिमा। मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। तो इस डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है वहां पे क्या हो रहा है? एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा में ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर बात हो रही है बच्चों? तो जहां पे मैक्सिमम मैक्सिमा में ओवरलैप करे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे मिनिमा मिनिमा पे ओवरलैप करे, वो भी कंस्ट्रक्टिव। लेकिन जहां पे मैक्सिमम मिनिमा पे चला जाए, वो क्या है आपका? डिस्ट्रक्टिव। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है बात? चलो,
अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ये तो सारी बस बकवास वाली थी। हम करते हैं काम के बाद जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहले हम करेंगे सिंपल वाला काम, फिर करेंगे हार्ड वाला काम। तो बच्चों सिंपल सी बात करेंगे अब हम। पहले इजी शुरू करेंगे, इजी, फिर जाएंगे हार्ड पे। पहले इजी, फिर जाएंगे थोड़े से हार्ड पे। तो इजी के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दो कोहेरेंट सोर्स का आपका एग्जांपल देता हूँ। एक सोर्स है ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा सोर्स है आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आपके बुक में कॉस है तो चलो कॉस ले लेते हैं ताकि आप अपनी बुक से कंपेयर कर पाओ, वरना कॉस और साइन लेने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो जो दूसरा सोर्स है बी सोर्स और पहला ए सोर्स, बी सोर्स और ए सोर्स में डिफरेंस क्या है? बी सोर्स बस ए सोर्स से 5 फेज आगे चल रहा है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी 90 डिग्री, इट कैन बी 40 डिग्री। ठीक है, 5 क्या है आपका कांस्टेंट। और यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे करना है इसका, ये है आपका पहले सोर्स के कारण जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो है y1, दूसरे सोर्स के कारण जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो y2। आपको बतानी है रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस कितनी होगी, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस। तो हमें पता है हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन y रिजल्टेंट इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या है? देखो ये बस इसमें जो दिमाग की बात है ना बच्चों, वो सिर्फ ये है पहला सोर्स दे रखा, दूसरा सोर्स दे रखा था, आपको पूछा है कि रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या होगी, तो हमने क्या लगा दिया सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के ये कर दिया बस। इसके बाद तो सारी बस मैथ्स। ठीक है ना, तो y1 क्या है? a cos ओमेगा टी, और a क्या है बच्चों यहाँ पे? इसका एम्पलीट्यूड, अभी a क्या है यहाँ पे? इसका दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है अभी। दूसरा a cos ओमेगा टी प्लस 5, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, देखो यहाँ पे, देखो जब एक वेव दूसरी वेव पे सुपरपोजिशन करती है ना तो रिजल्टेंट वेव भी नई वेव भी आती है। तो अभी क्या ये कोई वेव लग रही देखने में? नहीं लग रही, इसको वेव बनाएंगे। ए कॉमन ले लिया, क्या बचा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा लगेगा, बड़ी क्वांटिटी पहले। ठीक है, अब आप सभी को पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कॉस ए, ओहो कहाँ गया, मतलब ये यहाँ पे लिखने नहीं देगा, आगे लिख देते हैं। एंड ऑफ द स्लाइड, स्लाइड डालनी पड़ेगी बच्चों, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं स्लाइड एंड हो गई। तो एक फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, आप सभी को आता भी होगा। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करूं ये मेरा ए है और ये बी है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? y रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा a, बाहर था पहले से ही लिख लिया, फॉर्मूला लगाया 2 आया कॉस ए कितना है? ओमेगा टी प्लस 5
प्लस फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, मतलब बी क्या है ओमेगा टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, सॉल्व करा यहाँ पे से, ए का ए यहाँ पे आ गया, 2 बाहर ले लिया हमने, 2 क्या आया कॉस ओमेगा टी प्लस 5 2 ओमेगा टी 5 प्लस अपॉन 2 देखिए बच्चा कॉस 5/2। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपकी रिजल्टेंट वेव आई, लेकिन रिजल्टेंट वेव थोड़ी बेकार से देख ली, इसको मैं ऐसे लिख लूँ बच्चों 2a कॉस 5/2 मल्टीप्लाई में कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5/2। तो देखो यहाँ पे इस वेव को समझने का तरीका ये होता है कि जो कॉस के अंदर ओमेगा टी वाला फंक्शन होता है वो होता है वेरिएबल, ये क्या आपका वेरिएबल क्वांटिटी, जो कि बता रहा है कि वेव कैसे मोशन कर रही है, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है कॉस के बाहर, इस वेरिएबल क्वांटिटी के बाहर जो भी क्वांटिटी है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहां से हमें मिला कि वाई रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो कितना एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, ये आया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आया आपका 2a cos 5/2। इतनी बात क्लियर है। इनिशियली कितना एम्पलीट्यूड था, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड था आपका a और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना था आपका, वो भी a। ठीक है, एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाली का a था और सेकंड वाली का भी क्या था, a था। तो देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम था लेकिन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आया, 2a cos 5/2। ठीक है, और वही अगर पूछे इंटेंसिटी, पहली वेव की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई नॉट, इसकी क्या होगी ए स्क्वायर, और दूसरी वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी क्या होगी, ये हो गई जो आपकी 2a cos 5/2 का स्क्वायर, वो कितनी आएगी आपकी 4a स्क्वायर cos 5/2। ये होगी आपकी 4i0, a स्क्वायर क्या था, i0 था, cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल मैथ्स। अब इसकी पीछे की फिजिक्स समझनी है बच्चों में। ठीक है, ध्यान से लिखते रहना बस, अगर नींद आ रही हो तो बढ़िया सी कोई मूवी देख लेना, कुछ देर बाद चैटिंग कर लेना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। तो ये हुआ किसका डेरिवेशन, एक वेव जो इसका एम्पलीट्यूड ये था, चल जा, दूसरे का एम्पलीट्यूड ये था, तो रिजल्टेंट वेव जो बनी उसका एम्पलीट्यूड क्या आया, एम्पलीट्यूड ये आया और फ्रीक्वेंसी ये आई। दोनों बीच का वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 5 इज द फेज डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कंस्ट्रक्टिव कब होगा, आपको बताए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई, होता ही नहीं होता। इसी को प्रूफ करते हैं यहां से। अब देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड होना चाहिए मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड होना चाहिए आपका मैक्सिमम। और हमारा एम्पलीट्यूड आया कितना है, एम्पलीट्यूड आया हमारा 2a cos 5। चलो भाई 2a तो चेंज होने से रहा, बचा क्या cos 5। cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों कंस्ट्रक्टिव के लिए, 1 होनी चाहिए। cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए हमारा जो cos 5 है, cos 5/2 उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए
उसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1, या फिर हम बोलते हैं तो cos फाइव की जो वैल्यू आनी चाहिए +-1। ठीक है, अगर cos फाइव की वैल्यू +-1 है तो बताओ cos, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं cos cos ऐसे लिख सकते हैं cos n बाई n की वैल्यू 0 1 आएगी, n की वैल्यू 1 -1 आ जाएगी। तो फेस से फेस कंपेयर करा तो 5/2 की वैल्यू कितनी आई n पाई, और 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव, ये तो होता है कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा जब फेस कितना हो 2n पाई। वो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले ना थ्योरी समझा था, अब हमने मैथ से समझा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए यही cos 5/2 कितना होना चाहिए 0, और cos की वैल्यू 0 कब होती है 2n-1 पाई पर। कितने पे होती है 0 भी चेक कर लेते हैं एक बार। cos की 0 होती है 90 पर, 270 पर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको लिख सकते हैं हम 2n-1 π/2। देख हो जाएगा ना, आप मैथ में सॉल्व करके देख लेना अपने आप एक बार, यही आएगा। तो cos 5/2 इक्वल टू दिस, तो 5/2 की वैल्यू क्या आई आपकी 2n-1 π/2, π/2 से 2 गया। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना फेज होना चाहिए 2n-1 पाई, ये हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो हमने क्रॉस चेक करा बस ये कि डिस्ट्रक्टिव के लिए ये होगा और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा ये होगा। ठीक है ना, अगली बात कंस्ट्रक्टिव पे एम्पलीट्यूड कितना होगा भी, कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड होगा हमारा 2a cos 5/2, ये तो हो गया 1। तो एम्पलीट्यूड कितना आया a, और डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड कितना आया 0। क्यों, क्योंकि यही क्वांटिटी डिस्ट्रक्टिव पे क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, और इंटेंसिटी की बात करें, कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर मतलब 4a² इक्वल टू 4i0, मतलब 4 गुना इंटेंसिटी हो रही है। समझ रहे हो बात को, कि एक बल्ब यहां से अगर I0 इंटेंसिटी जा रही है, यहां से भी I0 इंटेंसिटी जा रही है, तो जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहां वहां इंटेंसिटी कितनी होगी 4i0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक। तो बच्चों ये तो था जब फेस कांस्टेंट है। अब एक टॉपिक और आता है इसमें, तो फेस क्या हो आपका वेरिएबल, फेस क्या हो वेरिएबल। एक मिनट हो गया, चलो तो फेस डिफरेंस क्या हो वेरिएबल हो, मतलब फाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंटेंसिटी भी अभी क्या आई थी, इंटेंसिटी आई थी आपकी 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो अगर वेरिएबल फेस है, फॉर वेरिएबल फेस, फॉर वेरिएबल फेस डिफरेंस आपसे निकाला जाएगा, आपसे पूछ जाएगा एवरेज इंटेंसिटी बताओ, ये होता है एवरेज का साइन। 4i0 cos स्क्वायर 5/2, 4i0 कांस्टेंट क्वांटिटी एवरेज से बाहर आ जाएगी, और आप सभी को पता होगा कि cos स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, हाफ होता है। तो एवरेज इंटेंसिटी कितनी आती है बच्चों
टू टाइम्स से रहती है। मीनिंग क्या है, एक बल्ब दूसरा बल्ब, इसकी आई नॉट इसकी आई नॉट, अगर फेस कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन होगी इस पे पूरे पे लाइट दिखाई देगी। कितनी इंटेंसिटी होगी वो, डबल। लेकिन कब होगा, तो फेज हमारा वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमें अपने घरों में इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता। अगर आप एक बल्ब लगाओ दूसरा बल्ब लगा लो और बोलो इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ बन रहा है, तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके जो दोनों बल्ब है ना वो कोहेरेंट नहीं है बच्चों। इसी वजह से घर में बस एक बल्ब से इंटेंसिटी आई, ब्राइटनेस आई, दूसरे बल्ब से डबल हो जाती है, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता। वही दिखाया मैंने आपको यहाँ पे कि अगर फेज वेरिएबल है तो इंटेंसिटी सिर्फ डबल होगी और कुछ खास बात नहीं आएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने वो है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन। तो यंग्स ने क्या करा, अभी कुछ नहीं करा, एक सोर्स लिया, उसके सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड पे स्लिट बना दी, पहले स्लिट का नाम दिया S1, दूसरे स्लिट का नाम दिया S2। ठीक है, और उससे डी डिस्टेंस की दूरी पर एक स्क्रीन रख दी। क्या रखी, स्क्रीन रख दी। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, स्क्रीन रख दी। ठीक है, इसी को अगर हम साइड व्यू में देखें, साइड से मैच देखेगा, एक सोर्स है, पहला सोर्स ऊपर दूसरा सोर्स नीचे, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। ये क्या है आपका कैपिटल डी। ठीक है, और जिस भी पॉइंट की हम बात करेंगे पी पॉइंट, उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, x। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब समझते हैं इसको कि यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम करने वाले हैं ये निकालना कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनी और कहाँ पे डार्क बनी। ठीक है, तो दो सोर्स, एक S1 एक S2। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने आर्बिट्ररी एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। ठीक है, और ये क्या, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द डबल स्लिट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, D इज द स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस और कैपिटल D इज द डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन। ठीक है, और ये क्या मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका D/2, और ये भी कितना होगा आपका D/2। क्लियर बात हो रही है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में एक पॉइंट डालूँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, बताओ, D/2, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा D/2। अब दो तरीके थे हमारे पता करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बनेगा डिस्ट्रक्टिव बनेगा, एक तो फेज डिफरेंस या एक पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बच्चों पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, पाथ डिफरेंस। तो दो सोर्स हैं S2 S1, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो P पॉइंट पर मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमें H2P एक सोर्स की पाथ है और दूसरी सोर्स की पाथ कितनी है S1P। एक सोर्स से कितना पाथ है S1P, दूसरे सोर्स से कितना पाथ है H2P। तो मैक्सिमम कब बनेगा, तो पाथ डिफरेंस क्या आया, पाथ डिफरेंस आया आपका H2P माइनस S1P। ये क्या आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, और हमें पता है एक बात, अब तो पहले करा चुका हूं मैं अभी इसी क्लास में, कि जो पाथ डिफरेंस है
जहां पर भी कितना बने एन लैम्डा, वहां पे क्या बनेगा मैक्सिमा, और जहां पर भी क्या बने बच्चों n-1 2n-1 λ/2, वहां क्या बनेगा मिनिमम। क्लियर है? तो वही देखते हैं। तो आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लिया हमने पी पॉइंट, उसकी बात करेंगे। तो देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं H2P का स्क्वायर। तो H2P का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, H2P ये लेंथ, ये लेंथ, ये क्या है एक ट्राइंगल। तो H2P का ट्राइंगल ये बना। तो H2P की वैल्यू लिखोगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये n Pn स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस H2n स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, Pn कितना है, Pn है आपका सेंटर से डिस्टेंस था x, और ये कितना है dy2। तो Pn है आपका x प्लस dy2 का होल स्क्वायर प्लस H2n कितना है d है डी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली S1P निकालोगे, S1P का डिस्टेंस कितना होगा, S1P निकलेगा इस ट्राइंगल से, वो क्या होगा, वो होगा आपका Pm का स्क्वायर प्लस S1m का स्क्वायर, और आपको पता है कि Pm का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी x माइनस dy2, x माइनस dy2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ठीक है, अब दो वैल्यू में आपकी H2P S1P, अगर मैं चाहूँ तो ये कर दूँ H2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा x प्लस dy2 प्लस डी का स्क्वायर माइनस x माइनस dy2 माइनस डी का स्क्वायर। तो इस d से ये d कट जाएगा, इस d से ये वाला d कट जाएगा, माइनस करने पे बचेगा क्या x प्लस dy2 का स्क्वायर माइनस x माइनस dy2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगाओगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो दोनों तरफ। H2P प्लस S1P, H2P माइनस S1। बच्चों ये मैथ्स है यार, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखो इस चीज को। x प्लस dy2 प्लस x माइनस dy2 मल्टीप्लाई में x प्लस dy2 माइनस x प्लस dy2, इससे ये गया, इससे ये गया, बचा कितना 2x मल्टीप्लाई में dy2 d प्लस dy2 प्लस dy2 d। तो RHS क्या आया, ये आया, LHS क्या आया, ये क्या आपका पार्ट डिफरेंस, ये तो निकालना था हमें H2P S1P। देखो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि आपका जो H2P है और जो S1P है, ये जो H2P है और ये जो S1P है, ये लगभग लगभग इसके बराबर ही है स्लिट सेपरेशन के, सॉरी स्क्रीन के डिस्टेंस से। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं बच्चों कि H2P इक्वल टू S1P इज नियरली इक्वल टू D। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि दिस क्वांटिटी इज नियरली इक्वल टू 2D। यहाँ पे क्या लिखा हमने H2P माइनस S1, ये अप्रोक्सीमेशन है बच्चों। ठीक है ना, अगली बात, तो H2P माइनस S1P की वैल्यू क्या निकल के आई 2xD अपॉन में कैपिटल D। ठीक है 2D,
2 से 2 गया, कितना बचा एक्स टी बाई डी। तो आपको पाथ डिफरेंस आ गया, तो हमें पाथ डिफरेंस मिला, पाथ डिफरेंस कितना एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, यह है आपका पाथ डिफरेंस। अब आपको पता है कि पाथ डिफरेंस दो तरीके से होते हैं, या तो मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव, या मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव। दोनों साइड बाय साइड दिखाऊंगा मैं आपको। तो हम पहले निकालेंगे कि मैक्सिमा कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, कि आपका मैक्सिमा कहाँ बन रहा है। तो मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मैक्सिमा बनेगा आपको आपका यहाँ पे। मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एन लैम्डा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एन लैम्डा इक्वल टू एक्स एन डी बाई डी। एक्स एन मतलब एक्स एन इज द पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। तो ये कहा बना, कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो एक्स एन की वैल्यू क्या आई, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो पहली पोजीशन कहां पे होगी, एन की वैल्यू 0, तो पहली पोजीशन आएगी आपकी 0, कहां बनेगी वो 0, सेंटर बनेगी। कहां पे, इस सेंटर पर ही क्या बनेगी आपकी, पहला मैक्सिमा बनेगा। अगला कहां बनेगा, एक्स इक्वल टू 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पे। अगला कहां बनेगा, एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, उसके बाद 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम मिनिमा की बात करें, तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, ये होता है आपका 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ये होता है मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस। और n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो पाथ डिफरेंस के लिए ये लिख दो भी फॉर्मूला, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। और पाथ डिफरेंस कितना आया आपका, x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो अब ये x क्या देगा, यहाँ पे x देगा पोजीशन ऑफ मिनिमा। यहाँ पे मैक्सिमा दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमा की वैल्यू पुट करी, यहाँ मिनिमा की वैल्यू पुट करी, तो ये क्या देगा हमें, मिनिमा देगा। तो एक्स एन की वैल्यू क्या आएगी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या आपका पोजीशन ऑफ मिनिमा। पहली मिनिमा कहाँ बनेगी, n इक्वल टू 1 पे। कहाँ पे n इक्वल टू 1, ये आई आपकी 1 1 1 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी 2। पहला मिनिमम बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, मतलब 0 फर्स्ट मैक्सिम, 0th मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में मिनिमम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर हो ये बात। और एक बात आपको पता होगी कि इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 4I0। मतलब हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या रहती है बच्चे, 4I0। ये हम कर चुके हैं कि इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, चाहे वो फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेंट्रल मैक्सिमा हो, चाहे वो थर्ड मैक्सिमा हो, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I0, अगर फेस कांस्टेंट है तो। इसलिए आप देखो यहाँ पे, चाहे सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं मैं, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूं, चाहे थर्ड मैक्सिमा, चाहे सेकंड या थर्ड, तो हर मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो क्या सेम है, हर मैक्सिमा उतना ही ब्राइट है। ठीक है, इसलिए इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, 4I0 4I0 4I0। तो इंटरफेरेंस में बच्चों इंटेंसिटी चेंज नहीं होती।
ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा फ्रिंज विथ। फ्रिंज फ्रिंज विथ का मतलब क्या है? ये सेंट्रल, फर्स्ट, इंटेंसिटी ग्राफ। तो ये क्या है? सेंट्रल, एन इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम, ये एन इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम, ये एन इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम, ये भी एन इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम, नीचे वाला एन इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम, नीचे वाला। ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? आप देखो, अगर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी बात करते हैं फर्स्ट की, पहला मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ कितनी है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो पहला मैक्सिमा शुरू हुआ यहाँ से, खत्म कहाँ पे हो गया? यहाँ पे। तो अगर आपको फर्स्ट मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल होता है बीटा। तो बीटा किसके बराबर होगा? ये पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है आपका? डार्क, एन इक्वल टू 2 डार्क, और ये वाला पॉइंट क्या है? एन इक्वल टू 1 डार्क, डिस्ट्रक्टिव। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर आपको मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो आपको डार्क xn2 डार्क xn1, तो इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। ठीक है। तो वही निकालते हैं जल्दी से, फ्रिंज विड्थ। तो पहले निकालते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ जो है, देखो ध्यान से, ब्राइट की फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, अगर आपको इस ब्राइट की फ्रिंज विड्थ निकालनी तो आपको पोजीशन किसकी लेनी पड़ेगी? डार्क की। सेकंड डार्क की पोजीशन ली, फर्स्ट डार्क की पोजीशन ली, और सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, तो मतलब n+1 डार्क लिया माइनस xn डार्क लिया। xn+1 क्या होता है? 2n+1, xn लिखो पहले, 2n-1 λ/2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो n+1 क्या हो जाएगा? 2 n+1 -1 λ/2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है। लैम्डा डी 2d कॉमन बाहर ले लिया, तो बचा क्या? 2n+1 -1 माइनस 2n-1, माइनस माइनस प्लस, और बाहर क्या आया बच्चों आपका? ये आया, 1 से 1 गया, 2n+2 -2 λ/2d, 2 से 2 गया, 2 λ/2 d/d, 2 से 2 गया। तो फ्रिंज विड्थ कितनी निकली? ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ ये निकली आपकी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोले डार्क की निकालनी है, तो डार्क की निकाल के दिखाता हूँ आपको। डार्क की फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे आप? तो डार्क ये है, ये डार्क है बच्चों। डार्क की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो यहां से डार्क आना शुरू हो रहा है, और डार्क कहाँ से चल रहा है? यहाँ तक, यहाँ तो मैक्सिमम हो गया ना। तो डार्क की शुरुआत हुई यहाँ से, खत्म कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। हाँ भैया। ठीक है। तो डार्क की अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड मैक्सिमा में से फर्स्ट मैक्सिमा माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? डार्क की फ्रिंज विड्थ करके दिखाते हैं यहाँ पे। फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क इक्वल टू xn+1 ब्राइट माइनस xn ब्राइट इक्वल टू
ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस n के लिए n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सॉल्व क्या आएगा आपका लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आप देखो, चाहे हमने डार्क की फ्रिंज विड्थ निकाली, चाहे हमने ब्राइट की फ्रिंज विड्थ निकाली, दोनों सेम ही है, तो हम जनरल लिख सकते हैं इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क इक्वल टू ब्राइट इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, डजंट मैटर। और सबकी सेम मिलेगी, चाहे हम फर्स्ट की बात करें, चाहे सेकंड ब्राइट की बात करें, चाहे थर्ड ब्राइट की बात करें, हर फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। अगली बात, एक और मैं बताना चाहूंगा, देखो बच्चों ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न, एनसीईआरटी का डायग्राम। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है ना आपका एक्चुअल इन जनरल जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो कैसा होता है आपका, हाइपरबोलिक। ये हाइपरबोलिक क्यों होता है, इसका रीजन तो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन में होता है, जो हमें करनी नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझो ध्यान से कि एक्चुअली तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है, ऐसे दिखता है। लेकिन अगर हम क्या करें, कंडीशन लगा दें क्या, कि डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन पार्ट डिफरेंस, अगर पार्ट डिफरेंस से डी स्क्वायर ज्यादा है, या फिर कैपिटल डी इज ग्रेटर देन बीटा, फ्रिंज विड्थ बहुत कम है, फ्रिंज विड्थ कम है, तो वहां पे जो पैटर्न आता है वो कैसा आता है आपका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अगर फ्रिंज विड्थ ज्यादा मोटी हो जाती है, फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई ज्यादा है, तो पैटर्न हाइपरबोलिक होगा, अगर फ्रिंज की चौड़ाई कम है तो पैटर्न क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो इतना ही करना था, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम करने वाले हैं डिफरेंस, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टाटा बाय।